हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से एएसपी कोचिंग जयपुर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरपी यादव और आज बात करने वाले हैं सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण की। किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मृदा का निर्माण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आप नेचुरल बॉडी बोलते हैं। तो ये किस प्रकार से आपकी जो प्रकृति है, इसमें कई प्रकार के प्रक्रम मृदा निर्माण में सहायता करते हैं, कौन कौन से कारक जो है इसमें हेल्प करते हैं, इन सभी को अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें मृदा की उत्पत्ति का। मृदा की उत्पत्ति एक प्राकृतिक पिंड के रूप में होती है, जिसको आप बोल रहे हैं उद्भव। जो भूपपड़ी के अपसे, यहां पे देखो वेदरिंग हो रहा है, भूपपड़ी अर्थ क्रस्ट जिसको आप बोल रहे हैं, इसका अपसे होगा और ये आपका अनेक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। कई प्रकार की जैविक क्रियाएं भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। मृदा का निर्माण जो है वो चट्टानों के अपसे से होता है। चट्टानों के अपसे की बात आप डिटेल में कर चुके हैं। भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों के फलस्वरूप चट्टानें जो ठोस संरचना में है वो छोटे छोटे टुकड़ों में और टुकड़ों से छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चट्टानें जिनमें भूपपड़ी बनी होती है वायुमंडलीय से क्रिया द्वारा टूटने लगती है। इसके टूटने से असंगठित पैतृक पदार्थ यानी कि रिगोलित बनता है। यह असंगठित पैतृक पदार्थ जिसको आप क्या बोल रहे हैं, रिगोलित बोल रहे हैं, इसको आप मृदा निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ भी बोल सकते हैं। यानी कि मूल रूप से अगर बात करें तो चट्टानों का जो अपसे होता है, इस अपसे के उपरांत जो पदार्थ निर्मित हो रहा है जिससे मृदा का निर्माण होना है, उसको आप रिगोलित के नाम से जान रहे हैं। रिगोलित के नीचे ठोस चट्टानें होती है, यानी कि जहां चट्टान होगी उसके ऊपरी भाग में यहां पे रिगोलित क्या होगा, मौजूद होगा, क्योंकि ये चट्टानों से टूटा हुआ पदार्थ है। चट्टानों के वेदरिंग आपका जो अपसे हुआ है उसके उपरांत बना हुआ पदार्थ रिगोलित कहला रहा है। देखिए, बात कर रहे हैं चट्टानों के नीचे रहती है और ऊपर रहती है परिवहन शक्तियों की अनुपस्थिति में। अब देखिए यहां पे परिवहन शक्तियां कौन कौन सी है। परिवहन शक्तियों में बात कर रहे हैं कई प्रकार के जलवायु कारक हो सकते हैं या जलवायु घटक जो है इस मटेरियल को, इस पदार्थ को यहां से परिवहन करके दूसरी जगह पर ले जाते हैं। लेकिन यहां पे दे रखा है कि परिवहन शक्तियों की अनुपस्थिति के दौरान, यहां पे अगर परिवहन शक्तियां अनुपस्थित होती है, रिगोलित की मोटाई बढ़ती जाती है। यानी कि धीरे धीरे रिगोलित क्या हो रहा है, मोटाई में बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार अपसे चल रहा है और यहां जो मटेरियल है, यहां पे जो पदार्थ है, इसको हटाने वाला कोई भी नहीं है। अगर हटाने वाला होगा, जितना अपसेट हुआ इसको बहाकर अपने साथ ले जाएगा। परिवहन शक्तियां जैसे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी ये ट्रैवल कर सकते हैं। बहता हुआ पानी, बहती बर्फ, वायु आदि चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए पदार्थों को भूमि की सतह पर लाकर वितरित कर देती है। ठीक है, और इस प्रकार परिवहन शक्तियों के द्वारा धीरे धीरे मृदा निर्माण कार्य जो है वो चलता रहता है और ये काफी स्लो प्रोसेस है, इसमें कई हजारों साल तक लग जाते हैं। आगे देखते हैं, इसकी जो उत्पत्ति है मृदा में, जो रिगोलित बन रहा है वो मुख्य रूप से चट्टानों के अपसे से बन रहा है। इसमें अगर बात करें मुख्य रूप से दो क्रियाएं होंगी। सबसे पहले क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, अपसे हो रहा है और इससे बन रहा है आपका रिगोलित। इससे आपका रिगोलित बन रहा है और इस रिगोलित पे आपके कई सारे कारक काम करेंगे, तब ये रिगोलित कच्चा पदार्थ प्रोफाइल में बदल जाएगा। और प्रोफाइल क्या है, परतों का जमाव, सिंगल परत जिसको आप संस्तर बोल रहे हैं, और अनेक प्रकार की, यानी कि मुख्य रूप से 5 ही संस्तर होते हैं। अगर कंप्लीटली ये 5 संस्तर विकसित हो गए हैं तो ये कंप्लीटली क्या बन गया है, प्रोफाइल। इस प्रकार मृदा निर्माण में दो प्रावस्थाएं होती है। मूल चट्टानों से पदार्थ का निर्माण, इसमें क्या बन रहा है, आपका रिगोलित बन रहा है, और इस कच्चे पदार्थ का मृदा के पिंड में रूपांतरण, यानी कि सोइल का प्रोफाइल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, देखो आगे बात करते हैं। पहली अवस्था में विखंडन। पहली अवस्था में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, विखंडन हो रहा है, यानी कि इसमें टूट रहा है, तथा विच्छेदन, डिकम्पोजिशन की विनाशकारी प्रावस्थाएं हैं। यानी कि पहली अवस्था में क्या बना है, चट्टाने जो है, ये चट्टानें आपकी टूट रही है। टूटना, टूटने को आप क्या बोल रहे हैं, विच्छेदन बोल रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं, विखंडन। इस टूटने की जो प्रावस्था है ये विनाश हो रहा है, जबकि बाद की प्रावस्था में संश्लेषण तथा उद्भव
कि निर्माणकारी क्रिया है। इस टूटी हुई चट्टान से आपका क्या बनेगा? मृदा। इस टूटी हुई चट्टान से क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? मृदा बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, जबकि चट्टानों का क्या हो रहा था? विनाश। मृदा निर्माण की प्रावस्थाएं भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों द्वारा संपन्न होती है। कई सारे कारक होंगे, भौतिक कारक भी होंगे, रासायनिक भी होंगे और जैविक कारक भी होंगे। ये सारे का सारे कारक आपस में मिलजुल के मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इन अपक्षय के प्रक्रमों के फलस्वरूप मृदा की भौतिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है और मृदा संहति में समस्त परतों हॉरिजन का विकास होता है। इसलिए मृदा प्रोफाइल का विकास ही मृदा की उत्पत्ति है। मृदा की उत्पत्ति लगातार एक के ऊपर एक परत बनने से होती है। ये परतें ही आपकी क्या कहलाती है? मृदा संस्तर कहलाती है। इन मृदाओं को, इन परतों को क्या बोलते हैं? संस्तर बोलते हैं। और ये सारे के सारे संस्तर सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? मृदा प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका के नाम से जाने जाते हैं। मुख्य रूप से इस प्रकार से जो O, A, E, B और C ये कंप्लीटली क्या बन गया है? प्रोफाइल का निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार से मृदा की उत्पत्ति होती है। चलिए अब देखिए इसमें निर्माणकारी क्रियाएं कौन कौन सी होती है। विच्छेदन आप पढ़ चुके हैं, यानी विनाशकारी क्रियाएं आप पढ़ चुके हैं। अब निर्माण जो प्रक्रिया होती है उसमें मुख्य रूप से दो क्लास बनाई गई है। प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं में क्या परिवर्तन होता है। इसी प्रकार में विशिष्ट क्रियाएं, विशिष्ट क्रियाएं जिसमें कुछ विशेष परिवर्तन होता है, इन्हें पैडोजेनिक प्रक्रियाएं कहेंगे। पैडोजेनिक क्यों करते हैं? क्योंकि पैडोजेनेसिस ही क्या है? मृदा निर्माण है। मृदा का जो निर्माण है वो क्रिया कौन सी है? पैडोजेनेसिस। तो इन मृदा निर्माणकारी जो क्रियाएं हैं इसमें जो विशिष्ट क्रियाएं हो रही है इनको पैडोजेनिक प्रक्रियाएं बोला जा रहा है, क्योंकि ये कार्य किसके लिए हो रहा है? मृदा के निर्माण होने के लिए हो रहा है। मृदा निर्माण की प्राथमिक प्रक्रियाओं में मृदा में विशेष प्रकार के संस्तर बनते हैं। इसमें क्या हो रहा है? पहले विशेष प्रकार के संस्तर बन रहे हैं। और संस्तर आपकी अगर बात करें मृदा में तो मुख्य संस्तर 5 होते हैं। तो पहली अवस्था में क्या हो रहा है? इसमें संस्तर बन रहे हैं जो कोई विशेष गुणों युक्त है, जबकि गौण प्रक्रियाओं में विशेष प्रकार की मृदाएं परिच्छेदिका प्रोफाइल यानी कंप्लीटली यहां पे ये सहस्तर पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ये किसका नाम होता है? परिच्छेदिका, क्योंकि परिच्छेदिका में सारे सहस्त्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो सहस्तर है वो सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका के रूप से या मृदा परिच्छेदिका का नाम इनको दिया जा रहा है। कौन कौन सी क्रियाएं होती है? देखो, मृदा निर्माणकारी क्रियाओं का उल्लेख इस प्रकार है, यानी कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप मृदा में कई गुणों का समावेश होता है। देखिए पहला बात कर रहे हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का अगर अर्थ आप सिंपल देखें तो यहां पे आप सीधा भी लिख सकते हैं ह्यूमस का निर्माण, ह्यूमस का निर्माण। लेकिन ये तो आपको समझने के लिए हो गया, लेकिन आपकी थ्योरी एग्जाम में इतना सा आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स हो सकता है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली ये पॉइंटों को डिस्कस करके यहाँ पे लिखेंगे तो आपको मार्क्स फुल टू फुल मिलेंगे। देखिए ह्यूमिफिकेशन सीधा सा अर्थ इसका निकल रहा है ह्यूमस का निर्माण। अब ह्यूमस क्या है? ह्यूमस यहां पे याद रखना एक ही लाइन में पूर्ण रूप से विच्छेदित, पूर्ण रूप से विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ, इसी को नाम दिया गया है डियर स्टूडेंट ह्यूमस। पूर्ण रूप से विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ है, वेल डीकंपोज प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज ह्यूमस। ह्यूमस का निर्माण हो रहा है। देखो किस प्रकार से होता है। मृदा कार्बनिक पदार्थों का स्रोत क्या होगा? या तो पेड़ पौधे होंगे या जीव जंतु जो मृत अवस्था में है। ह्यूमस का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से होता है और कार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से CHO के बने होते हैं। यानी इसमें लगभग CHO का जो भाग होता है संपूर्ण शरीर का लगभग 90% से अधिक भाग CH और O का बना होता है।
तो मृदा कार्बनिक पदार्थों का स्रोत इसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित पत्तियां, पौधों के अन्य भाग व मृत जंतु है। यानी सोर्स क्या हो गया, स्रोत क्या हो गया, या तो पेड़ पौधे की पत्तियां होगी या जीव जंतुओं के अवशेष होंगे जिनकी मृत्यु हो गई है। इन कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की क्रिया को, संयुक्त क्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। अब देखो, ये कार्बनिक पदार्थ थे, ये कार्बनिक पदार्थ हैं और इनका विच्छेदन कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों की सहायता से हो रहा है और नए कार्बनिक पदार्थ बन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कार्बनिक पदार्थ था फिर आपका कार्बनिक पदार्थ बन गया, इससे क्या प्रभाव पड़ा। ये कार्बनिक पदार्थ था, पदार्थ जो था ये था आपका जटिल, और यहां जो बना है ये कार्बनिक पदार्थ, ये क्या है आपका सरल। अब आप बोलोगे कि जटिल और सरल से क्या मतलब है। जटिल कार्बनिक पदार्थों में जो पोषक तत्व है वो जटिल रूप में होते हैं, इनको पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन ये जो पदार्थ बना है इसमें आपके पोषक तत्व सरल रूप में या पौधों के प्राप्य रूप में उपलब्ध है, तो इनको पौधे ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपके मृदा के संयंत्र में अभी बन रहे हैं, हुमस का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यह प्रक्रिया मृदा की सतह पर हुमस परत, जिसे ओ संयंत्र कहते हैं। और आपको पता है कि सबसे पहले जो ऊपरी संयंत्र जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, ये आपकी अकृषित मृदाओं में पाया जाता है, तो उसका निर्माण या उसका विकास ह्यूमिफिकेशन की क्रिया द्वारा हो रहा है। ओ संयंत्र कहते हैं बनाने में सहायक होती है, यानी कि पहली अवस्था ह्यूमिफिकेशन में कौन सा संयंत्र बन रहा है, आपका ओ संयंत्र बन रहा है ह्यूमिफिकेशन की क्रिया में। तो पहले क्या बन गया, ओ संयंत्र बन गया। अब किस प्रकार से आगे के संयंत्र विकसित होंगे, इसी को आप मृदा निर्माण बोलते हैं। देखिए, नम उष्ण प्रदेशों में सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक सक्रियता के कारण, आपको मैंने बताया कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता एक पर्टिकुलर नमी पर ही संभव है। तो उष्ण प्रदेशों में सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक सक्रियता के कारण कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन शीघ्र हो जाता है और हुमस एकत्रित नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इनमें क्या हो रहा है कि अत्यधिक सक्रियता है, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन शीघ्र होता है और इससे हुमस जो है वो एकत्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि लगातार विच्छेदन हो रहा है। जैसे जैसे विच्छेदन हो रहा है वैसे वैसे पौधे उसको उपयोग कर रहे हैं। जबकि पानी इस संयंत्र को होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित कुछ कार्बनिक अम्लों को विलय कर नीचे के संयंत्रों में ले जाता है और ए और बे संयंत्र का विकास को प्रभावित करता है। अब देखो, ये हुमस आपका जो बन गया है, ये आपका कार्बनिक पदार्थ सरल में परिवर्तित हो गया है। अब यहां पे क्या है कि बना हुआ जो हुमस है वो जल के प्रभाव से क्या होगा, यहां से नीचे के संयंत्र, और नीचे कौन सा होता है, ए होता है और बी होता है। मैंने आपको बताया था कि ए संयंत्र जो होता है इसका रंग गहरा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हुमस इसमें चला जाता है जुताई के उपरांत या फिर वर्षा का जो जल होता है इसके प्रभाव से ऊपरी सतह से निचली सतह में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे इस संयंत्र के गुण आपके ए में और बी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्य किस प्रोसेस में हो रहा है, ह्यूमिफिकेशन में, यानी कि हुमस के निर्माण के कार्य से हो रहा है। नेक्स्ट कार्य है इल्यूवेशन, यानी कि निक्षालन। देखो, निक्षालन को आप समझेंगे कि इसमें कोई भी पदार्थ, और कौन सा पदार्थ होगा, इसमें कार्य होता है कि ऊपरी संयंत्र में कोई पदार्थ की मौजूदगी है, वो जल के साथ में आपका नीचे के संयंत्रों में गमन कर जाता है, इसी को बोलते हैं आपका निक्षालन, यानी कि इल्यूवेशन। देखिए, ऊपरी सतह के अवयवों का, ऊपरी सतह क्या है, कार्बनिक सतह है, इसमें अंतःस्त्राव यानी कि परकोलेशन के थ्रू, यानी कि परकोलेशन होता है जल का ऊपरी सतह से, ऊपरी संयंत्र से नीचे के संयंत्रों में गमन। तो अंतःस्त्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया क्या कहलाती है, निक्षालन। अब देखो, यहां अवयवों की बात अभी नहीं किया है कि कौन से अवयव
आगे बात करेंगे कौन से अवयव इस जल के साथ में, इस जल के प्रभाव के द्वारा नीचे के सहस्त्रों में चले जा रहे हैं। देखिएगा, निक्षालन का अर्थ धुलाई होने से होता है, इसको बोल सकते हैं वॉशिंग। और वॉशिंग होकर क्या हो रहा है, ये मटेरियल आउट, यानी कि धुलकर चला जा रहा है, इसको बोलते हैं वॉशिंग आउट। जो आपने मृदा के परिच्छेदिका निर्माण में देखा होगा कि ई संस्तर यानी A2 को ही क्या बोल रहे हैं आप, निक्षालन संस्तर बोल रहे थे। ऊपरी सतह से निक्षाली संस्तर भी कहते हैं, ऊपरी सतह का निक्षाली संस्तर भी कहते हैं इसको। आर्द्र जलवायु वाले स्थानों पे सिलिका, देखो क्या जा रहा है आपका, सिलिका SiO2 निक्षालित होकर निम्न संस्तरों में निक्षालित हो जाती है। क्ले A संस्तर से B संस्तर में एकत्रित हो जाती है, यानी कि ये A संस्तर है, इस A की जो क्ले है वो नीचे B संस्तर में चला जाना आपके किस नाम से जाना जा रहा है, निक्षालन की क्रिया के द्वारा जाना जा रहा है। तो ये कार्य किस में होता है आपका, निक्षालन में। तो दूसरी क्रिया कौन सी हो गई, निक्षालन। नेक्स्ट बात करें निक्षेपण। देखिए, निक्षालन का जो निक्षालित पदार्थ है, यानी कि यहां पे कोई चीज मौजूद है, जिसमें बात करें क्ले या सिलिका, यहां से ट्रांसफर हो रही है, तो ट्रांसफर जो हो रही है इस जगह को तो आप क्या बोल रहे हैं, निक्षालन। इसको तो क्या बोल रहे हैं, निक्षालन। और ये निक्षालित पदार्थ जहां जाकर क्या होते हैं, जमा, उसको जमा होने को बोलते हैं निक्षेपण। देखिएगा, कार्बनिक व अकार्बनिक अवयव, कार्बनिक व अकार्बनिक अवयव निचले संस्तरों में पहुंचकर जमा हो जाते हैं, और इस जमा होने को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, निक्षेपण बोलते हैं, इल्यूवेशन बोलते हैं। निक्षेपण का अर्थ होता है धुला हुआ, यानी कि वॉशिंग इन, वॉशिंग इन। उसको आउट बोल रहे थे, इसको इन, क्योंकि वहां से निकला है और यहां आके क्या हुआ है, जमा हुआ है। इसे निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं, इसे निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं, और निक्षेपण संस्तर होता है बी। इस प्रक्रिया में क्ले, एल्यूमिनियम फेरस ऑक्साइड बी में आकर एकत्रित हो जाते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले कौन सा बना, ह्यूमिफिकेशन से आपका O बना। ए का निर्माण जो हुआ है वो निक्षालन से हुआ है, और बी का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, निक्षेपण से। धीरे धीरे क्या बन रहे हैं, कंप्लीटली सहस्त्र, एक के बाद एक सहस्त्र बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टजोलीकरण, पोर्टजोलाइजेशन। क्रिया का नाम है पोर्टजोलाइजेशन। क्या हो रहा है देखो, इस प्रक्रम में ह्यूमस, ह्यूमस आपको पता चल गया, और सेकस्वी ऑक्साइड, इस सेकस्वी ऑक्साइड की बात करते हैं, एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड को सम्मिलित रूप से सेकस्वी ऑक्साइड बोल रहे हैं। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, ह्यूमस तथा सेकस्वी ऑक्साइड ऊपरी संस्तर से बहकर नीचे के संस्तर में आके जमा हो जाते हैं, यानी कि इसमें मुख्य रूप से क्या आ रहा है, ह्यूमस आ रहा है और एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड आकर जमा हो रहे हैं। इस प्रकार से मृदा के संस्तरों में एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड और ह्यूमस के जमा होने की जो क्रिया है, इसको बोलते हैं पोर्टजोलीकरण। इसको क्या बोल रहे हैं, पोर्टजोलीकरण बोलते हैं। देखिए, ये ठंडे व नम प्रदेशों में होता है, ठंडे और नम प्रदेशों में ये क्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इस प्रक्रम में पोर्टजोल शब्द की उत्पत्ति, पोर्टजोल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है रूसी भाषा से। शब्द से पोर्टजोला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है राख जैसा। इसका अर्थ क्या होता है, राख जैसा। तो राख जैसा मटेरियल, राख जैसा पदार्थ ह्यूमस या सकस्वी ऑक्साइड जो है वो आगे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, जमा हो रहा है। इस जमा होने से आपका पोर्टजोलीकरण की क्रिया संपन्न हो रही है। इसमें संपूर्ण सोलम का निक्षालन होने से पूरे सार निक्षालित हो जाते हैं और मृदाएं अम्लीय हो जाती है, यानी कि इसमें सार तो क्या हो जाएंगे, निक्षालित हो जाएंगे, और यहां पे आके क्या जमा हो जाएगा, ह्यूमस और एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड।
ये प्रक्रम ठंडे व नम प्रदेशों में होता है। ये लाइन पहले भी आ चुकी है, कोई बात नहीं है। ठंडे और नम प्रदेशों में ये क्रिया अधिक होगी। तो पोर्टजुलाइजेशन क्या होता है कि ह्यूमस और सकस्वी ऑक्साइड जमा हो रहे हैं। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं लेटेराइजेशन। देखिए लेटेराइजेशन क्रिया क्या है। इस प्रक्रम में फेरस और एल्यूमिनियम ऊपरी संस्तर में रहते हैं, इसमें वो नहीं आ रहे नीचे, उसमें नीचे आ रहे थे, तथा सिलिका SiO2 निचले संस्तरों में चले जाते हैं। लास्ट जो प्रोसेस थी पोर्टजुलाइजेशन, उसमें एल्यूमिनियम और फेरस ऊपरी सतह से निचली सतह में आ रहे थे और वहां पे आके क्या हो रहे थे, जमा हो रहे थे। यहां पे क्या हो रहा है, वो आपकी ऊपरी संस्तरों में रहते हैं और भेज देते हैं सिलिका की भाई तू जा। इसमें बनने वाली मृदाएं अम्लीय होती है, क्योंकि सिलिका जो है उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय। लेटेराइट शब्द का अर्थ लेटिन भाषा से संबंधित है। पोर्टुगला कौन सा है आपका, रूसी है। भाषा से ईंट के समान लाल व कठोर होना है। ईंट के समान लाल, और यह लाल रंग ए संस्तर में फेरिक ऑक्साइड, लाल रंग किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड हेमेटाइट के कारण होता है, जिसके कारण मृदाएं लाल हो जाती है। यह मृदाएं उष्ण व अर्ध उष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। लाल मृदाएं कहां पाई जाएगी, या तो उष्ण क्षेत्रों में होगी या अर्ध उष्ण प्रदेशों में पाई जाएगी। जहां उच्च तापमान में भारी वर्षा निरंतर होती रहती है, वहां पे आपका एल्यूमिनियम और फेरस ऊपरी संस्तरों में और सिलिका निचले संस्तरों में आके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। वहां की मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ व मौलिक चट्टानों का अपक्षय व निक्षालन अत्यधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिलिका व क्षारीय पदार्थ निक्षालित हो जा रहे हैं। निक्षालित होकर निम्न संस्तरों में चले जाते हैं और ए संस्तर में सकस्वी ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। इन मृदाओं का रंग लाल बादामी होता है, यानी कि एल्यूमिनियम और फेरस की अधिकता से यह बनता है। एल्यूमिनियम और फेरस की अधिकता से क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, और फेरिक ऑक्साइड एक लाल रंग का पदार्थ बनाता है, जिसको हीमेटाइट खनिज की उपस्थिति भी माना जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से लेटराइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है कैल्सिफिकेशन, कैल्सीकरण, कैल्शियम कार्बोनेट का संचयन यानी कि जमाव होना। देखो मृदा की ऊपरी संस्तरों में कैल्शियम कार्बोनेट का संचयन यानी कि जमाव या अवक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप कैल्सीकरण कहते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के संचयन में कैल्सी सहस्त्र का निर्माण होता है। जब जड़ों के पास CO2 ज्यादा होती है तो पानी के साथ कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। इन मृदाओं का निर्माण अधिक शुष्क व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अधिक तो क्या होंगे, शुष्क, और वर्षा क्या होगी यहां पे, कम। जहां घुलनशील भस्म निक्षालित होकर नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। CO2 और H2O क्या बना रहा है आपका, H2CO3। ये H2CO3 क्या बन रहा है, कैल्शियम के साथ में क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो रहा है, और ये आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुलनशील होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण, तो इसको कैल्सिफिकेशन बोल रहे हैं। इसकी जस्ट उल्टी जो प्रक्रिया होती है वो होती है डीकैल्सीकरण यानी कि डीकैल्सिफिकेशन। मृदा संस्तरों में कैल्शियम कार्बोनेट का पूर्ण रूप से निष्कासन हो जाना। उसमें तो क्या हो रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है, उसका निक्षालन हो रहा है। ये ज्यादातर आर्द्र क्षेत्रों में देखने को मिलता है, क्योंकि आर्द्र क्षेत्रों में ही जल की अधिकता होती है, जिसके प्रभाव से ये मटेरियल सारा का सारा निक्षालित हो जा रहा है। देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ और CO2 के साथ मिलकर क्या बना रहा है, आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना रहा है, और यह क्रिया क्या होती है, ये आपका क्या होता है, घुलनशील होता है। घुलनशील आपका लीचिंग के द्वारा नीचे चला जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम का हटना। किसी भी शब्द के आगे अगर लगता है डे तो उसका मतलब उसका हटना होता है। ये एक नॉर्मल
आप मान सकते हैं। चलिए, लवणीकरण, यहां पे देखो लवणीकरण यानी कि सेलेनाइजेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट, लवणों का जमा होना, लवणों का जमाव। देखिए, इस प्रक्रिया में मृदा की ऊपरी सहस्त्र अथवा पृष्ठ मृदा पे घुलनशील लवण, विशेष रूप से सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि सोडियम के लवण जमा हो रहे हैं और इस जमा होने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? लवणीकरण बोलते हैं। और इस लवणीकरण से कई प्रकार की समस्याग्रस्त मृदाओं का जन्म होता है, जैसे आपकी लवणीय, क्षारीय, अम्लीय, इस प्रकार की। ये सफेद परत के रूप में मृदा के ऊपर रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सफेद ऊसर भी बोलते हैं। सफेद ऊसर, आपने नाम सुना होगा, सफेद ऊसर, काली ऊसर। यह मृदा में जल स्तर का ऊंचा होना, मृदा में जल स्तर ऊपर है तो लगातार क्या होता है? ये जल में घुले हुए जो लवण है वो मृदा की सतह पे आके जमते रहते हैं। जल निकास का अनुपयुक्त होना, जल निकास की कमी है तो ये सारे के सारे लवण जो यहाँ पे सतह पे मौजूद थे ये बहकर नहीं जा पा रहे हैं, ये यहीं पे क्या हो रहा है? उनका संचयन हो रहा है। तो अनुपयुक्त जल निकास का होना, तथा सिंचाई जल में घुलनशील लवणों की अधिकता। एक जो आप सिंचाई कर रहे हैं उस सिंचाई जल में ही अगर लवणों की सांद्रता ज्यादा है तो वो मृदा की सतह पे जमता रहता है और इससे लवणीय मृदाओं का निर्माण होता है और प्रोसेस कहलाती है आपकी सेलेनाइजेशन। इसी कारण लवणीय मृदाएं बनती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लवणीय मृदाओं का बनने का जो रीजन है वो है आपका जल निकास की कमी और ऐसे क्षेत्र जहां पे सिंचाई में प्रयुक्त जल है उसमें लवणों की मात्रा ज्यादा है। और अगर आप लवणों को हटाना चाहते हैं तो निक्षालन की क्रिया सबसे बेस्ट मानी जाती है। पेडोटर्बेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, पेडोटर्बेशन में क्या हो रहा है कि एक प्रक्रिया जिसमें इस प्रकार से मृदा में अलग अलग संयंत्रों का निर्माण हो रहा है और ये कंप्लीट संयंत्र आपके परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं। जो अनेक प्रक्रियाएं हैं उसमें क्या हो रहा है? अलग अलग परतों का निर्माण हो रहा है। किसी में निक्षेपण बन रहा है, किसी में अवक्षेपण बन रहा है, किसी में आपका जो लवण है वो जमा हो रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? मृदा में विभिन्न विकसित संयंत्रों का आपस में मिश्रण है। ये आपके संयंत्र यानी कि ये अलग अलग गुणों वाले पदार्थ या अलग अलग गुणों वाले मृदा सतह का आपस में इस प्रकार से मिल जाना, और ये मिलना किस वजह से संभव है? कोई ना कोई कारक यहां पे काम करेगा तभी ये संभव है। देखिए, मृदा में विभिन्न संयंत्रों का आपस में मिश्रण होकर मृदा का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया पेडोटर्बेशन कहलाती है। सभी मृदाओं में विभिन्न संयंत्रों का सहमिश्रण होता है। यह क्रिया जंतुओं द्वारा, जैसे दीमक, केचुए, चींटी, गाद बनाने वाले जंतु, वनस्पति व क्ले के संकुचन व फूलने के कारण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पशुओं की जो चराई करते हैं तो उनके जो खुर होते हैं उनकी वजह से भी आपके सहस्त्र की अलग अलग सहस्त्र की जो मृदाएं हैं वो एक हो जाती है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं आपके मृदा के परिच्छेदिका के निर्माण में सहायता कर रही है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि कई प्रकार के जो कारक हैं, इन कारकों की अगर बात करते हैं तो ये मृदा के निर्माण का जो कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। ये जो मृदा के निर्माण कार्य हैं उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। ये बाधाएं किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं? देखिए, मृदा एक संश्लेषणात्मक और विघटन परक्रम है, यानी कि निर्माण और विनाश। निर्माण किसका हो रहा है? मृदा का, और विनाश किसका होता है? चट्टान का। तो एक कॉम्प्लेक्स चीज है जिसमें निर्माण भी हो रहा है और आपके विनाश भी हो रहा है। इसके अंतर्गत असंगठित चट्टानें अपसित होती है। असंगठित चट्टानें अपसित होकर मृदा निर्माण करती है। तो देखो, यहां पे चट्टान का तो क्या हो गया डियर? विघटन। और संश्लेषण किसका हो गया? मृदा का। वर्षा की प्रकृति, प्रचंडता, आवृत्ति व वितरण मृदा निर्माण को सीधा प्रभावित करती है। मैंने आपको बताया था कि जल की सहायता से जो वर्षा का जल है वो अगर तेज गति से प्रवाहित हो रहा है तो अपने साथ में
जो चट्टानें हैं उनके टुकड़ों को भी ली जाता है। तो वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा का जो जल है, उसकी जो गति है, ये आपके किसको प्रभावित करेगी? चट्टानों के विघटन को। और चट्टानों के विघटन जितना फास्ट होगा उतना ही मृदा निर्माण में सहायता होगी। चट्टानों खनिजों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप मूल पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि रिगोलिथ बनता है। इन प्रक्रियाओं के उपरांत मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। वी डॉकुचेव 1900, जिन्हें मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है, उनके अनुसार मृदा के निर्माण के लिए पैतृक पदार्थ, जलवायु, देखो यहां पे पैतृक पदार्थ जिम्मेदार है, जलवायु और जीव मंडल उत्तरदायी होता है। यह किसने बताया? वी डॉकुचेव ने। वी डॉकुचेव ने बताया कि मृदा का निर्माण जो होगा, उस मृदा के निर्माण के लिए उसका पैतृक पदार्थ, इस पैतृक पदार्थ पे जलवायु और जीव मंडल अगर अपना कार्य करेंगे तो मृदा का निर्माण संभव है। देखो, तो इनको बोला गया मृदा निर्माणकारी कारक, जो मृदा निर्माण में सहायता करते हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो जेनी ने 1941 में यह बताया कि इन कारकों के आपस में संबंध जिस प्रकार से होंगे वही मृदा में गुणों का समावेश करेंगे। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन उन्होंने इस प्रकार से व्यक्त किया कि सॉइल का फॉर्मेशन जहां होता है वहां पे ये 5 कारक जिम्मेदार होते हैं। एस का मतलब क्या है? यहां पे मृदा, और फॉर्मेशन का मतलब है फंक्शन यानी कि कार्य। Cl जहां पे जलवायु को बता रहा है, B बता रहा है आपका जीव मंडल बायोस्फीयर, R स्थलाकृति टोपोग्राफी को, P पैतृक पदार्थ को, और T समय को बता रहा है। यानी कि उन्होंने इस प्रकार से बताया कि रिगोलिथ बन गया। चलो, रिगोलिथ क्या मतलब? इसका कच्चा पदार्थ। इस कच्चे पदार्थ पे अगर आपके सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर काम करेंगे, मृदा निर्माणकारी कारक, और मृदा निर्माणकारी कारक कौन से हो गए? ये। तो इससे क्या बनेगा? आपका मृदा बनेगा। इस प्रकार मृदा निर्माण 5 कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि मुख्य रूप से इन 5 कारकों की जो मौजूदगी है वो मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं, जोफे ने 1949 में इन कारकों को 2 भागों में बांट दिया कि ये 5 कारक जो है, मुख्य रूप से ये 5 ही कारक मैं बता रहा हूं, लेकिन इनमें से कई सक्रिय होंगे और कई निष्क्रिय होंगे। सक्रिय उनको बोला जो अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए मृदा निर्माण का कार्य करते हैं, उनको सक्रिय बोला। जिनके पास में ऊर्जा नहीं है, इन सक्रिय के साथ मिलकर अपना काम करते हैं, उसको निष्क्रिय बोला। देखो, 1949 में जोफे ने बताया कि सक्रिय कारक, एक्टिव फैक्टर, सक्रिय कारक ऊर्जा प्रदान करते हैं जो द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं। सक्रिय कारकों में जलवायु तथा जैव मंडल आते हैं। यानी कि इसने बताया कि Cl और B ये तो क्या हो गए? सक्रिय। और बाकी बचे हुए क्या हो गए? 3 कारक। इसमें देखो, वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य, द्रव्यमान के स्रोत व उसके प्रभावित करने वाली दशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको निष्क्रिय कारक बोला। ये सक्रिय कारक मृदा निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं। जैसे बात कर रहे हैं स्थलाकृति, ढलान, पैतृक पदार्थ और समय, इनको उन्होंने निष्क्रिय कारक के रूप में व्यक्त किया। अब देखो डिटेल से इनको पढ़ते हैं एक एक को। इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण में सक्रिय कारक जलवायु और जैव मंडल। जलवायु में अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से आता है प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा, और दूसरा है आपका तापक्रम। किसी क्षेत्र विशेष की जो जलवायु है उसका वहां का तापमान, वहां की वर्षा की मात्रा, ये डिसाइड करती है कि किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होगा। दूसरी बात कर रहे हैं जैव मंडल। जैव मंडल में आता है पेड़ पौधे की जड़ें, पेड़ पौधे की जड़ें और सूक्ष्म जीव। वहां पे कितने पेड़ पौधे उपस्थित है और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या है, उसी प्रकार की मृदाओं का निर्माण करेगा। पैतृक पदार्थ की जो प्रकृति होगी वैसी ही मृदा बनेगी। स्थलाकृति मृदा के गुणों को प्रभावित करती है, और ये सारे कार्य एक पर्टिकुलर समय अवधि में ही पॉसिबल है। ठीक है,
तो आगे डिटेल से बात कर रहे हैं। देखो, जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है, सीधी सी बात है। जलवायु के प्रमुख तत्व है वर्षा और तापक्रम। वर्षा और तापक्रम अपना प्रभाव दिखाते हैं सक्रिय रूप से, इसीलिए जलवायु को सक्रिय कारक में रखा गया है। जल की मात्रा अपर्दन व अंतःस्तरण दोनों को प्रभावित करती है। अंतःस्तरण द्वारा निक्षालन और निक्षेपण प्रक्रम होता है, जिससे संयंत्रों का विकास होता है। यानी कि जो निक्षापन और निक्षालन जो संयंत्र बन रहे थे, उसमें मुख्य रूप से जल की उपस्थिति होना जरूरी है। ये तभी बनेंगे जब आपकी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होंगे। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, निक्षालन ज्यादा होगा। अंतःस्तरण द्वारा निक्षापन, शुष्क उपाद्र क्षेत्रों में मृदा की उपस्थित जल वाष्पन व वाष्प उत्सर्जन द्वारा ह्रास होता है, जिसके फलस्वरूप खनिज का अपक्षय भी होता है। घुलनशील पदार्थ सीमित वर्षा के कारण बाहर नहीं जा पाते हैं, वे पोषक तत्वों को परिपूर्ण होती है, परंतु न्यून आर्द्रता की दशा में जैविक अंश कम हो जाता है, जबकि आर्द्र क्षेत्रों में जैविक क्रियाएं अधिकाधिक होने से फलस्वरूप जीवांश पदार्थ की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। यानी कि जल का होना बेहद जरूरी है। आर्द्र क्षेत्रों में मृदाओं की अपक्षय प्रक्रिया व पौधों की वृद्धि के लिए जल उपलब्धता होती है, अतः ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता व अपक्षय की वृद्धि के कारण मृत्तिका का निर्माण होता है। मृदा निर्माण प्रक्रम तापक्रम द्वारा भी अत्यधिक प्रभावित होता है, क्योंकि कोई भी भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रिया होती है वो एक पर्टिकुलर तापमान पे ही संभव होती है। देखिए, तापक्रम, इसके द्वारा मृदा में भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है। चट्टानों एवं खनिजों के आयतन में प्रसार एवं संकुचन तापक्रम द्वारा प्रभावित होता है। ज्यादा तापमान है, अधिक फैलेगी, अधिक सिकुड़ेगी। फैलने सिकुड़ने से क्या हो जाएगा, तापमान, चट्टानें कमजोर होगी और कमजोर होकर टूट जाएगी। तो ये कौन से अपक्षय को प्रभावित करती है, भौतिक को। तापक्रम के प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। यह बताया था आपके वॉन होफ ने। वॉन होफ का Q10, इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया एक सामान्य तापक्रम पर अगर जिस गति से चल रही है, जैसे मान लीजिए यहां पे आपकी अभिक्रिया एक तापक्रम है, उस पे एक सामान्य गति से चल रही थी। उन्होंने बोला कि अगर इस रिएक्शन में नॉर्मल तापमान है, जैसे मान लीजिए यहां पे 20 डिग्री तापमान पे इसकी रेट ये है, इसकी रेट क्या है, ये है। उन्होंने बोला कि इस रिएक्शन का अगर 10 डिग्री तापमान आप बढ़ा देंगे तो इसकी रेट है, जिस रेट से चल रही है उसकी दोगुनी हो जाएगी। इसको बोलते हैं वॉन हॉफ क्यूसेक। मृदा तापक्रम वृद्धि से अपक्षय की वृद्धि भी होती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रासायनिक जो अपक्षय है उसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, फास्ट होगी। तो ये मृदा के निर्माण को प्रभावित करेगा। मृदा तापक्रम वृद्धि से अपक्षय की वृद्धि भी होगी। मृदा में क्ले की मात्रा भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, आर्द्रता व दूसरे कारक भी यथावत बने नहीं दशा में औसत वार्षिक वर्षा में तापक्रम में बढ़ोतरी होती है। शीत प्रदेशों में जीवांश पदार्थ की कमी हो जाती है। शीत प्रदेशों में जीवांश पदार्थ की कमी हो जाती है, क्योंकि विच्छेदन की क्रिया तभी संभव है जब एक पर्टिकुलर तापमान हो। शुष्क वार्षिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में आर्द्रता की कमी के कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि मृदा में एकत्रित हो जाते हैं। यानी कि लवणीय व क्षारीय मृदाएं इसी प्रकार से बनती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। इस कारण कैल्शियम निक्षालित हो जाता है। एल्यूमिनियम तथा लोहा सतह पर एकत्रित होने से अम्लीय, अधिक में क्या होगा, अधिक में अम्लीय मृदाओं का निर्माण होगा। ये मृदाएं कम उपजाऊ होती है। ऐसी मृदाओं में फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है। तो ये किसका प्रभाव हो गया, आपके जलवायु का। तापक्रम के उच्च होने से फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थ की विघटन की तीव्र गति से होता है, जिसके कारण मृदा जीवांश पदार्थ कम हो जाता है। शीत प्रदेशों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरा है आपका जैवमंडल। तो जलवायु इस प्रकार से प्रभावित कर रही है। उसी प्रकार से बात कर रहे हैं आपके जैवमंडल। मृदा निर्माण में पौधे व जंतुओं की क्रिया, जैविक अवशेष व अपशिष्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। मृदा में छोटे व बड़े स्थानों पर जंतुओं की उपस्थिति, जीवांश पदार्थ की मात्रा, इसका वितरण, स्थूल घनत्व आदि को प्रभावित करते हैं। पौधों की जड़ें चट्टानों व खनिजों पर यांत्रिक रूप से क्रिया करती है। यानी कि जितनी ज्यादा पौधों की उपस्थिति होगी, यांत्रिक बल उतना ही पौधों की जड़ों द्वारा चट्टानों पर लगाया जाएगा। अनेक प्रकार की अम्लीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। मृदा में कई प्रकार का जो
श्वसन क्रियाएं होती है तो श्वसन में आपका ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 रिलीज की जाती है। CO2 मृदा में उपस्थित H2O से क्रिया करेगी और ये आपका कार्बनिक अम्ल बनेगा और हार्मोनिक अम्ल जो बना है ये कार्बनिक अम्ल आपकी चट्टानों के साथ में क्रियाएं करेगा। जो अपक्षय की क्रिया में सहायक है। वन क्षेत्रों में विकसित मृदाएं कई संयंत्रों में पाई जाते हैं। इन मृदाओं की ऊपरी सतह अत्यधिक निक्षालित होती है तथा सतह पर जीवांश पदार्थ घास वाली वनस्पति से विकसित मृदाओं में अपेक्षा कम अपघटित दशा में पाया जाता है। यानी जितना ज्यादा जीवांश पदार्थ पाया जाएगा उतना ही क्रियाशीलता, विघटन की क्रियाएं, विच्छेदन, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, ये सभी कार्य अत्यधिक गति से होंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव जीवांश पदार्थ का अपघटन धीरे करते हैं जिससे अम्ल निर्मित होते हैं। अम्ल की अपेक्षा खनिजों में तीव्र रूप से घोलते हैं, यानी कि जो खनिज बने हुए हैं उनको अम्लों की उपस्थिति में आसानी से घोला जा सकता है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता खनिज व कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से प्रभावित होती है। वायुमंडल में स्थित की गई नाइट्रोजन मृदा में नाइट्रीकृत और विनाइट्रीकृत होती है। सल्फर का ऑक्सीकरण, फॉस्फेट युक्त एपेटाइट का विच्छेदन भी सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होता है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता होगी तो नाइट्रीकरण भी बढ़ेगा, विनाइट्रीकरण आदि कार्य बढ़ेंगे। मृदा में खोदने वाले प्राणी जैसे केंचुआ, चींटी, चूहे, दीमक इत्यादि मृदा को खोदकर महीन बना देते हैं, एक संयंत्र को दूसरे संयंत्र में मिलाने में कार्य करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे जो सूक्ष्म जीव है इनकी मौजूदगी मृदा के गुणों को प्रभावित करती है। मृदा निर्माण में मनुष्य भी एक कारक है जो चट्टानों को विघटित करके चूर्ण कर देता है, इस प्रकार मृदा के निर्माण में सहयोग करता है। इसी प्रकार से पैतृक पदार्थ यानी कि जिस मटेरियल से मृदा का निर्माण होगा। देखिए, पैतृक पदार्थ चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण के कणाकार, क्ले की मात्रा व प्रकृति, पोषक तत्व, सरंध्रता आदि और रंग को प्रभावित करता है। निर्मित मृदा पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है, जैसे बालू पत्थर ब्लूई पदार्थ, जबकि बेसाल्ट और चूना मृत्तिका पदार्थ का निर्माण करते हैं। ग्रेनाइट का अपक्षय मंद गति से होता है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। ग्रेनाइट से बनी मृदाएं ब्लूई मृदाएं होती है। ग्रेनाइट से बनने वाली मृदाएं कौन सी होगी डियर? ब्लूई होगी। और बेसाल्ट और चूना पत्थर से बनने वाली कौन सी होगी? आपके मृत्तिका, यानी कि क्ले बनेगा। ग्रेनाइट से बनी मृदाएं कम उपजाऊ होती है, जबकि चूना पत्थर से बनी हुई मृदाएं दोमट और अच्छी उर्वरता वाली होती है। सीधी सी बात यह है कि जिस प्रकार से पैतृक पदार्थ होगा, जिस प्रकार से पैतृक पदार्थ के गुण होंगे, वही गुण आपके मृदा में उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट है, पैतृक पदार्थ निष्क्रिय होने के कारण एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण विभिन्न स्थानों की जलवायु के परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार का हो सकता है। यानी कि पैतृक पदार्थ सेम होगा, लेकिन जलवायु कारकों के प्रभाव से समान पैतृक पदार्थ से भी अलग अलग प्रकार की मृदाएं विकसित हो सकती है। हल्के या बालू पत्थर से विकसित मृदाएं भारी पैतृक पदार्थ से विकसित मृदाओं के बजाय गहरी होती है। मृदाओं के रंग पैतृक पदार्थ से संबंधित होते हैं। हालांकि पैतृक पदार्थ के अलावा मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो उससे भी मृदा का रंग गहरा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्थलाकृति रिलीफ टोपोग्राफी। पृथ्वी अनियमित सतह स्थलाकृति कहलाती है। आप सभी को पता है कि इस प्रकार से उबड़ खाबड़ होती है, एक समान नहीं होती है। तो अलग अलग, ये आपका यहाँ पे मृदा है, यहाँ पे मृदा है, यहाँ पे अलग अलग सतह पे अलग अलग मृदाओं के गुण देखने को मिलेंगे। यह निष्क्रिय कारक है जो जल व तापमान को प्रभावित से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में एकदम ढलान वाले क्षेत्रों में जल तीव्र गति से प्रवाह करता है। यहाँ पे क्या करेगा? तीव्र गति से नीचे आ जाएगा, तीव्र गति से नीचे आ रहा है। प्रवाह के कारण कम विकसित व कम गहरी होगी। अब यहाँ पे तो क्या होगा? कम गहरी मृदाएं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहाकर ले आ रहा है, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। तो यहाँ पे गहराई क्या होगी? ज्यादा होगी। समतल स्थानों पर जल प्रवाह धीरे होता है और मृदा के अंदर रिश्ता रहता है। परिणाम स्वरूप मृदा की गहराई युक्त होती है, ये मृदाएं ज्यादा गहराई होगी। स्थलाकृति दशाएं भूतल शरण को सीधे प्रभावित करती है। शरण जितना अधिक होगा मृदाएं उतनी ही कम गहरी होती है और मृदा का विकास कम होता है। यहाँ पे शरण हो रहा है, मृदा का विकास जो हो रहा है वो सारा का सारा विकास यहाँ नीचे जा रहा है, तो इसलिए यहाँ की मृदाएं कम गहरी होगी, सीधी सी बात है। और ये जो समतल एरिया है यहाँ पे क्या होगा? मृदा की गहराई बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपका स्थलाकृति रोल प्ले करता है। इसी प्रकार से
अधिक गहराई वाली मृदाएं परिच्छेदिका में पौधे वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है। गहराई का होना जरूरी है, 2 मीटर तक कोई गहराई में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ऐसी मृदाएं निरंतर नम बनी रहती है। अब गहराई ज्यादा है तो जल को क्या करेगी, ज्यादा अवशोषित करेगी और नमी बनी रहेगी। इस प्रकार से क्षेत्रों में वानस्पतियां अधिक पाई जाती है, लेकिन मृदा में जीवांश पदार्थ मंद गति से विच्छेदित होने के कारण वानस्पतिक पदार्थ विच्छेदित हो जाते हैं। यदि कई वर्ष में कई महीनों तक आर्द्र क्षेत्र बना रहता है तो पीट व मक मृदाओं का निर्माण करते हैं। पीट या मक मृदाएं होती है जिनमें हुमस की अधिकता होती है। पीट मृदाओं में जीवांश पदार्थ आंशिक विघटित होता है। पीट में क्या होता है, आंशिक है जो आसानी से पहचाना जा सकता है, जबकि मक मृदाओं में जीवांश पदार्थ पूर्णतः अपघटित होता है एवं पौधों के अवशेषों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। दोनों में हुमस की अधिकता है, एक में आंशिक रूप से विच्छेदित है और एक में पूर्ण रूप से विच्छेदित होता है। यदि आसपास मृदाओं में निचले स्थानों पर लवण संग्रह हो जाते हैं तो ऐसे स्थानों पर लवणीय मृदाएं दलदली मृदाओं का निर्माण होता है। और अंत में है आपका समय एक मृदा निर्माण में निष्क्रिय कारक है। कुछ वैज्ञानिक इसको प्राकृतिक कारक भी बोलते हैं। पूर्णतः विकसित मृदा परिच्छेदिकाएं होती है जिनका विकास मृदा निर्माण करने वाले कारकों के द्वारा लंबे समय अंतराल में किए जाने वाले कार्यों का परिणाम होता है। अविकसित मृदाएं धीरे धीरे समय के साथ पूर्ण विकसित हो जाती है। धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पूर्ण विकसित हो जाएगी। समय के साथ हर चीज बदल जाती है। मृदा परिच्छेदिका में संयंत्र को विकसित होने में समय लगता है। संयंत्रों का विकास समय के साथ साथ जलवायु, पैतृक पदार्थ की प्रकृति, जीव मंडल, स्तराकृति आदि के परस्पर कार्य पर निर्भर करता है। उष्ण आर्द्र वन संपदा वाले स्थानों पर जल व जीवांश पदार्थ की अधिकता होने के कारण संयंत्रों का विकास फास्ट यानी कि दुर्गति से होता है, फास्ट गति से होता है। अनुकूल दशाओं के अंतर्गत एक पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका का विकसित होने में 200 वर्ष लग सकते हैं। कितने वर्ष लगेंगे, 200 लगेंगे। कम अनुकूल परिस्थितियों में इसमें विकसित होने पे हजारों वर्ष भी लग सकते हैं। यानी कि परिस्थितियां जिस प्रकार से होगी परिवर्तन भी उसी प्रकार से संभव होगा। समतल अपर्दन रहित अधिक वर्षा वाले सरलता से अपशिष्ट पैतृक पदार्थ की उपस्थिति से उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में समय के साथ मृदा की निर्माण की गति भी तीव्र होती है। कुल मिला के बात यह है कि जितने ज्यादा कारक सक्रिय होंगे वो सक्रियता से कार्य करेंगे, लेकिन ये कार्य जो होगा उसके लिए एक समय अवधि की आवश्यकता होती है और ये समय अवधि पूर्ण होने के बाद ही मृदा का पूर्ण रूप से विकास होता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपने इस फर्स्ट चैप्टर को इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। आई होप आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।